के लिए अमेरिका हमेशा तत्पर। और खेल की दुनिया में भारत ने एंटीगुआ में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर रचा इतिहास। टीम इंडिया प्रतियोगिता के फाइनल के लिए लगातार 4 बार क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। ये चर्चा बुधवार को शुरू हुई थी। राष्ट्रपति पर अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस देश को अब तुष्टीकरण की राजनीति से छुटकारा मिल गया है। आज जो बदलाव हुआ इस देश में कोई मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री है। और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की समृद्धि पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। और कट, कमीशन, करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत पर रोक लगी है। और राजनीतिक तुष्टीकरण के छल को राष्ट्रीय सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया गया है। कोविड के दौरान विदेशों में काम करने वाले भारतीयों को मदद पहुंचाने के मुद्दे पर राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सदन को बताया कि कोविड काल में नौकरी खोने वाले प्रवासी भारतीयों का पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मुद्दे पर दूसरे देशों, खासतौर पर खाड़ी देशों के नेताओं से चर्चा की है। कम्युनिटी वेलफेयर फंड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड वी स्पेंट 45.78 crores for the welfare of our citizens, mostly workers in the Gulf, during this period of the COVID. राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में पर्यावरण और वन मंत्री ने कहा कि 14 टाइगर रिजर्व को उनकी अच्छी स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। इसके साथ ही सरकार फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने पर भी खास ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार के सघन प्रयासों के कारण, पिछले 7 वर्षों के प्रयासों के कारण हमारे 14 टाइगर रिजर्व्स को उनकी अच्छी स्थिति के कारण इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी प्राप्त हुआ है। और अभी दक्षिण के एक हमारे टाइगर रिजर्व को TY2 का भी दर्जा मिला है। लेकिन इन फॉरेस्ट को बढ़ाने के साथ ही साथ हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट के कवर एरिया को बढ़ाने के लिए जो जल के जो हमारे क्षेत्र है उनके आसपास भी सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता है। विशेष रूप से नर्मदा और उसके क्षेत्रों में सरकार इस बात का पूरा ध्यान ले रही है और संज्ञान लेके फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले YouTube चैनलों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे 60 चैनलों पर कार्रवाई की गई। Channels permission is we are giving under the security clearance. The channel has to be get security clearance from the Home Ministry. If they get security clearance, we will give. And apart from this, the media one is sub judice matter also. I want to convey this. 60 channels. It is in YouTube channels and Twitter and Facebook account also from the Pakistan channels. 60 channels we blocked. For they disturbed the nation's security, the peace also. That is the thing. लोकसभा में बुधवार को राहुल गांधी ने देश के संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए थे। उस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उनका बयान बेतुका है। हमारे साथ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं। सर, राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा किया है लोकसभा में, कानून मंत्री कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने जो सवाल किया है इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी के ऊपर में जो टिप्पणी की है बहुत ही आपत्तिजनक है। और कांग्रेस के ज़माने में वो अपने आप को जैसे एक राजा महाराजा समझते थे कि बाकी जितना संस्थाएं हैं वो उसके गुलाम हैं। अभी ऐसा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में देश संविधान के हिसाब से चलते हैं और संवैधानिक व्यवस्था है उसको ठीक तरीके से मान्यता देते हुए चला रहे हैं।
लेकिन राहुल गांधी और उनके सोच जो है वो किसी संवैधानिक व्यवस्था को वो विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो इस तरह के बातें जो है लोकसभा में उन्होंने कही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश में दो तरह की व्यवस्था है, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया? राहुल गांधी ने कहा दो इंडिया है। एक इंडिया तो वो खुद है जो विदेशों में रहना, पार्टी करना और जो आम लोगों से कोई मतलब नहीं ऐसे ज़िंदगी जीना, हवा में जीना, वो उनका एक ज़िंदगी है। असली भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोग कर रहे हैं कि देश के जनताओं के साथ, गरीबों के साथ, भारतीय सोच के साथ और हर तरीके से भारतीय जो विचारधारा है इसी के साथ चलना, ये असली भारत है। तो राहुल गांधी ने अपने बारे में अपने प्रतीक को उन्होंने कही है। बहुत शुक्रिया। कानून मंत्री किरण रिजिजू जो कहते हैं कि राहुल गांधी ने जिस दो इंडिया की बात की है उस एक इंडिया में राहुल गांधी स्वयं आते हैं जो विदेशों में जाकर पार्टी करते हैं, और दूसरा इंडिया वो है जो नरेंद्र मोदी का इंडिया है जिसमें अमीर और गरीब सबके लिए जगह है, हर किसी का ये भारत है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन परिसर दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो बजट सत्र के कामकाज का आज चौथा दिन है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की बात करें तो किन किन अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हो रही है? आलोक, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी जी कुमार आलोक, आपसे सवाल किया था कि बजट सत्र की कार्रवाई का कामकाज का आज चौथा दिन है, किस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किन मुद्दों पर, किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, विमर्श हो रहा है? जी, और बजट सत्र का आगाज हो गया है, आज चौथा दिन है। इस दौरान कल से यानी बुधवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। कुमार आलोक जुड़ गए हमारे साथ। जी, कुमार आलोक, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान किन अहम मुद्दों पर, विषयों पर चर्चा हो रही है? आज चौथा दिन है। जी कुमार आलोक, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब आज राज्यसभा सदन की जब शुरुआत हुई तो वेंकैया नायडू जो चेयरमैन हैं उन्होंने तमाम सदस्यों को धन्यवाद दिया, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों। उनका कहना था कि ये 4 सेशन और 41 सिटिंग के बाद, यानी कि व्यवधान रहित कल का दिन रहा जिसमें कोई डिसरप्शन नहीं हुआ, उन्होंने सदस्यों को धन्यवाद दिया। और इसके पहले कि 19 मार्च 2021 को जो पिछला बजट सत्र था उस दिन व्यवधान रहित था, लेकिन इधर विगत के लगातार पिछले सालों से राज्यसभा में खासकर इतना व्यवधान विपक्षी सदस्यों के द्वारा होता है जिससे कामकाज प्रभावित होता है। लेकिन कल के दिन को उन्होंने बहुत अच्छा बताया, लोकतंत्र के लिए अच्छा बताया और उन्होंने धन्यवाद दिया। और राज्यसभा के अगर इतिहास की बात हम अगर कर लें तो डिसरप्शन फ्री एक दिन आज कल का दिन था, और उसके पहले जैसे कि मैंने बताया कि 19 मार्च 2021 था। और अगर इस पूरे सेशन की अगर हम बात करें तो यूपीए 2 में 216वां जो सेशन था यानी जून 2009 में वो पूरा सेशन डिसरप्शन नहीं हुआ था उस पूरे सेशन में। तो आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा में किस कदर वहां पर विपक्षी सदस्यों के द्वारा लगातार डिसरप्शन हो रहा है। लेकिन कल का जो दिन था वो बिल्कुल ही व्यवधान रहित था, तो उन्होंने तमाम सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। और आज का भी दिन जब से सदन की शुरुआत हुई है सवेरे से, तो आज भी व्यवधान रहित है और सदन का जो कामकाज है, सदन का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल रहा है। अगर हम बात करें कि आज के कार्यविधि की तो उसमें जैसा कि आपने देखा कि एल मुरुगन ने जो हमारे सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं, एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी सदस्यों ने कहा कि चैनल पे भड़काऊ चीजें दिखलाई जा रही हैं, इस पर सरकार क्या कर रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल सरकार देख रही है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 60 यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया है भड़काऊ चीज दिखलाने के लिए। इसके अलावा जब और विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे तो उन्होंने याद दिलाया कि 1975 को याद
1975 को आप याद कीजिए, जब आपने प्रेस की आज़ादी का कितना ख्याल रखते हैं। 1975 को याद कीजिए, कांग्रेस के सदस्यों को उन्होंने इशारा किया। इसके अलावा विदेश मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में ये भी कहा कि जो प्रवासी भारतीय हैं कोरोना काल में जिनकी नौकरियां चली गई है, और खासकर खाड़ी के देश में जो भारतीय थे जिनकी नौकरियां चली गई है, उसकी भरपाई के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, और जल्द से जल्द उन्हें रोजगार के अवसर भारत में ही, देश में ही प्रदान किए जाएंगे। तो अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस चल रही है। कुछ देर पहले मुख्तार अब्बास नकवी अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोल रहे थे राज्यसभा में, और उन्होंने भी काफी सवालों का जवाब दिया जो विपक्षी सदस्यों ने उठाया था। राहुल गांधी ने जो कल बोला था, 2 इंडिया की बात कही थी, तो मुख्तार अब्बास नकवी ने भी करारा जवाब दिया कि 2 इंडिया क्या है राहुल गांधी के लिए। जैसा कि आपने किरण रिजिजू को, जो लॉ मिनिस्टर हैं, उनको अभी आपने सुना कि उन्होंने 2 इंडिया की परिभाषा को कैसे परिभाषित किया। तो अभी सदन यहाँ पर, अगर राज्यसभा की अगर हम बात करें, तो सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्कुल, और लंबे समय बाद बिना व्यवधान के जैसे कार्रवाई चल रही है कुमार आलोक, सवाल भी पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब भी दिए जा रहे हैं, अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ये एक स्वस्थ परंपरा है जिसको आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सदन की शुरुआत जैसे शुरू हुई तो उस चेयरमैन ने सदन को संबोधित करते हुए पूरा का पूरा डाटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिसरप्शन फ्री कब हुआ था, और अगर हम 2009 के बाद अगर आप देखें तो पूरा का पूरा, अगर हम 2021 में हम आ गए हैं, तो 2009 के बाद पूरा का जो सदन की, जो राज्यसभा की जो स्थिति है, वो डिसरप्शन फ्री नहीं रही है। तो उसके लिए बार बार खासकर चेयरमैन जो है वेंकैया नायडू बार बार अपील करते हैं, बार बार सदस्यों से ये कहते हैं कि ये विधायी कार्य जो होते हैं वो जनता के लिए होता है, जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए कानून बनते हैं, और ये कानून बहुत जरूरी है और समय पर होना जरूरी है। तो उसको लेकर के कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा, जैसा कि वेंकैया नायडू ने कहा, और आज का भी जो दिन है वो भी सुचारू रूप से सदन चल रहा है। तो ये एक स्वस्थ परंपरा है, और इसमें जैसा कि प्रधानमंत्री ने सत्र की शुरुआत में जो उनका वक्तव्य था, उन्होंने कहा था कि भाई पक्ष विपक्ष सब, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और आपके पास जो भी प्रश्न है, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो अन्य कोई मसला हो, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो लगता है कि कुछ असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, उस पर जो धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है विपक्षी सदस्यों के द्वारा, यही चीज़ अगर इस हफ्ते अभिभाषण पर जो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा, तो बाकी जो विधायी कार्य होगा, अगले सप्ताह होगा, तो उस पर विपक्ष का क्या रुख रहता है, विपक्ष क्या ऐसे व्यवधान रहित सदन को चलने देगी, ये देखने वाला विषय होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये अहम बात देखने को होगी कि जब वास्तव में विधायी कार्य शुरू होंगे तब विपक्ष का रुख कैसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार आलोक इस तमाम जानकारी। और मिड डे प्राइम में अब बात ताजा खबर की। लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी भाजपा सरकार के 5 साल की एक के बाद एक तमाम उपलब्धियां गिनाई। योगी ने कहा कि छात्रों और प्रवासी कामगारों को सफलतापूर्वक घर पहुंचाया गया। यूपी ने 551 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए हैं। इसके अलावा जीवन और जीविका के साधन तैयार किए गए। यूपी की अर्थव्यवस्था पहले से काफी सुधरी है। अब यूपी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। कोविड-19 के बावजूद ये वार्षिक बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में सफल रहा। आज मुझे बताते हुए कि हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए, व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक होगा, अगर उसे देश के अंदर कहीं निवेश करना होगा, जो तीन महत्वपूर्ण गंतव्य उसके सामने होंगे, उनमें से उत्तर प्रदेश एक होगा और वह आसानी से निवेश वहां पर करेगा।
वहीं दूसरी तरफ यूपी के बड़े नेताओं की ओर से नामांकन भी शुरू हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के पास कौशाम्बी के सिरथू विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा इस बार भी फिर बहुमत से सरकार बनाएगी। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ देश के बड़े नेता भी शामिल हुए। जब 2017 यूपी में भाजपा की सरकार बनी थी, तब केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, बल्कि MLC बनाए गए थे। सिराथू विधानसभा क्षेत्र जो है मेरे लिए कोई प्रत्याशी की भूमिका में मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ इस नाते नहीं है, बल्कि यहाँ का हर कार्यकर्ता, यहाँ की एक एक जनता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, वही चुनाव लड़ रहे हैं, वही चुनाव जिता रहे हैं, अच्छे अंतर से जिता रहे हैं। और सीधे चलते हैं बुलंदशहर, जहां अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा और जिस तरीके से सरकार ने नौकरियां छीनी हैं, रोजगार छीने हैं, इस बार हर यूथ अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। हमारे किसान दुखी हैं कि इस बजट में भी उनके साथ धोखा हो गया। ये बजट तो ऐसा आया है कि गरीब को महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई बजट आया है, और सरकार कह रही कि अमृत बजट है। अगर ये अमृत बजट है तो इससे पहले क्या सब जहर वाले बजट थे? अगर ये अमृत बजट है भारतीय जनता पार्टी का, तो पिछले जितने भी बजट थे वो जहर वाले बजट थे क्या? और सुना है कि डायमंड सस्ता हो जाएगा, तो देखो गरीबों का कितना ख्याल रखा है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बजट के बाद डायमंड सस्ता हो जाएगा, तो सोचो गरीब का कितना ख्याल रखा गया है। और जूते चप्पल सस्ते होने जा रहे हैं, ये देखो सरकार कितना ख्याल रख रही है। अपनी गलत नीतियों के कारण बड़े बड़े कारखाने बेच करके, बड़े बड़े उद्योग बेच करके, कोविड के समय न मदद कर करके सभी उद्योग कारखानों को चौपट कर दिया, तो लोग और नौजवानों के खासकर जूते चप्पल ही तो घिस रहे हैं अपने भाग्य को बनाने के लिए। ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है। जहां आय दोगुनी की बात की, आज कमाई आधी हो गई है और लगातार सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई, और किसान को जब सबसे ज्यादा जरूरत खाद की थी तो खाद नहीं दे पाई, किसी फसल की कीमत नहीं दे पाई सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वही 3 तारीख है, एक 3 तारीख ऐसी भी थी जिस दिन जीप से कुचल दिए गए थे लोग। तो बुलंदशहर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का संबोधन अभी आप सुन रहे थे। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ते हैं। यूपी में भाजपा ने चुनावों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज अमित शाह अनूप शहर में विधानसभा में जनसभा करने पहुंचे और कहा कि अनूप शहर को छोटी काशी के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कहा कि 2/3 बहुमत के साथ योगी यूपी में CM बनेंगे। आज यूपी में किसी माफिया की जनता को तंग करने की हिम्मत नहीं है और माफिया पलायन कर चुके हैं। शाह ने कहा कि यूपी विकास की नई ताबीर लिख रहा है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया। 5 एक्सप्रेसवे मोदी जी ने बनाने का काम किया। नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। 42 लाख लोगों को घर देने का काम किया। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने का काम नरेंद्र मोदी से। तो 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विपक्ष के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर फौरन रोक लगाई जाए। समाजवादी पार्टी की इस चिट्ठी के जरिए मांग की गई है कि यूपी का चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से हो। इसके लिए भाषा की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव
प्रचार चरम पर है। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए भाजपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों ने पूरी शक्ति झोंक दी है। कल ही कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के लिए अपने घोषणा पत्र की भी जारी किया है। और चुनावी सरगर्मियों पर यूपी में सुल्तानपुर से रजनीश त्रिपाठी और देहरादून से चंद्रशेखर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले रजनीश, आपके पास आना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में आज तमाम दिग्गजों ने नामांकन पत्र भरे हैं और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। तमाम दलों ने अपनी शक्ति झोंक दी है। ये बिल्कुल, अगर रजनी पांचवें चरण का क्योंकि नामांकन शुरू हो गया है, हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बगल एक जिला है कौशाम्बी, वहां से उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने आज अपना नामांकन किया। उनके नामांकन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूपी चुनाव प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और साथ ही अपना दल जो नेता अनुप्रिया पटेल, ये लोग शामिल हुए। और साथ में केशव मौर्य ने जब अपना नामांकन दाखिल किया और जेपी नड्डा साथ में थे, इन लोगों ने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में फिर से हमारी सरकार आएगी और हम फिर से विकास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 5 साल का जो उनका बही खाता था, जो लेखा जोखा था, उन्होंने जनता के सामने रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने कई संवेदनशील इलाके हैं, वहां मैंने ATS सेंटर खोले गए। दूसरा, उन्होंने कहा कि लगभग 11 लाख जो बच्चियां हैं वो लाभान्वित हैं कन्या सुमंगल योजना के साथ। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो जारी है, गंगा एक्सप्रेस की बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2017 जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो तब से लेकर 2022 तक एक भी दंगे नहीं हुए। इसके विपरीत अगर 2017 पहले की सरकार की बात करें तो लगभग 700 दंगे हुए। तो दंगा रहित हमने सरकार किया है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने कार्य की जो लेखा जोखा देते हुए कहा कि सबसे बड़ी जो उपलब्धि ये भी रही कि जो गोरखपुर में दिमागी बुखार हमेशा फैलता रहता था, मौसम बदलने के बाद या बरसात हो जाए, उस पर उन्होंने कहा हमने नियंत्रण किया। और साथ में लगभग 24,046 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि जो माफिया थे, जिन्होंने जमीन कब्जा किए हुए थे, तमाम और भी कब्जा किए, उनसे उन्होंने कहा उससे वसूली करी। तो उन्होंने साफ तौर पे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कल अपना नामांकन करेंगे गोरखपुर शहर से, तो उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता और जो समाज है उन्होंने अपना लेखा जोखा दिया कि हमने 5 साल में क्या किया। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है वो आगे आएगी तो हम आगे और भी विकास करेंगे, क्योंकि हम विकास करना जानते हैं, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी बात करना जानते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि पहले 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे, इसमें 9 एयरपोर्ट है, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, जिसमें अगर हम जेवर की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट बनेगा। तो इस तरह की चीज को लेकर जो योगी आदित्यनाथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनता से बात की, मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने अपने पूरा जो बही खाता था उसको उन्होंने जनता के सामने रखा। बिल्कुल। और हमारे साथ देहरादून से चंद्रशेखर भी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, उत्तराखंड में क्या चुनावी सरगर्मियां हैं? कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है जिसमें तमाम चुनावी वादे उनकी तरफ से किए गए हैं। जी, तमाम चुनावी वादे किए गए हैं और उन्होंने कोशिश ये की है कि मिडिल क्लास तबके को और जो गरीब तबका है उसको उसमें छुआ जाए, क्योंकि सबसे बड़ा वोटर जो है कांग्रेस का वो लोअर इनकम ग्रुप जो होता है उसको वो मानते हैं, अपना वो पारंपरिक वोटर उसको समझते हैं। उसको लेकर के उन्होंने कोशिश की है और उन्होंने कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी अलग से घोषणाएं इसके अंतर्गत की हैं। पूरी घोषणा पत्र को अगर हम देखें रजनी, तो इसमें जैसे दिल्ली में फ्री की राजनीति की बात कांग्रेस लगातार केजरीवाल सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहती थी और वहां से कई सारी चीजों को उन्होंने अपने इस घोषणा पत्र में शामिल किया है। उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उन्होंने बीजेपी के कार्यों से उसमें अपने घोषणा पत्र में शामिल की हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में कई सारे ऐसे वादे किए हैं जिसको लेकर के लगातार पत्रकार उनसे सवाल उठाते रहे हैं, जैसे 500 रुपए से अधिक में आपका सिलेंडर नहीं होने दिया जाएगा, 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 40,000 परिवारों को सहायता दी जाएगी। और उसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं पीजी में पढ़ रहे हैं उनको 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। ऐसे तमाम ऐसी घोषणाएं उन्होंने की है। इसके अंतर्गत भू कानून को उन्होंने कहा है कि कठोर रूप से लागू किया जाएगा, जो बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त चुनाव का यहाँ पर है। तो एक
अपना एक चुनावी गुलदस्ता जो है वो छूटों का, मुफ्त राजनीति का, वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपने 5 सालों के कामों को यहाँ पर गिनाती चली जा रही है। आज जो मुख्यमंत्री हैं वो हरिद्वार की तरफ गए हैं और वहां पर वो अपने जो भी कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रचार कार्यक्रम है उनको वो वहां पर करेंगे। यहाँ पर देहरादून के आसपास अभी हरीश रावत हैं, वो यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो लगातार ये 14 फरवरी तक इस प्रकार से आप देखेंगे कि कैंपेनिंग डोर टू डोर होती चली जाएगी। बिल्कुल, और मौसम तो चुनौती भरा वहां पर है ही। चंद्रशेखर, अगर बात करें वहां पर उत्तराखंड में तमाम प्राकृतिक आपदाएं सही हैं, विकास एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर आम जनता की बात करें, क्योंकि सियासी पार्टियों को आप नजदीक से समझने और महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके के मुद्दे वहां की जनता के बीच में इस पर चर्चा हो रही है, विमर्श हो रहा है और पार्टियां भी अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर रही हैं? देखिए रजनी, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगारी जो है वो यहाँ का बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा एक नया मुद्दा जो है वो भू कानून को लेकर के यहाँ पर मुद्दा है कि बड़ा भू कानून वहाँ पर होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर है कि जिलों को लेकर के यहाँ पे अलग राजनीति गरमाई हुई है कि कांग्रेस कह रही है कि वो आएगी तो वो 9 जिले बना देंगी, आम आदमी पार्टी 6 जिलों की बात कर रही है, बीजेपी 4 जिलों की बात कर रही है। तो ये एक नई राजनीति यहाँ पर घूम रही है। तो बेसिक मुद्दों को लेकर के भी राजनीति है रजनी। यहाँ पर रोड्स को लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से रोड यहाँ पर है, कई गाँवों में नहीं भी पहुंची है, तो उसको लेकर के यहाँ पर राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि 4 मीटर की रोड को उन्होंने 12 मीटर तक कर दिया है, हाईवे इतने सुंदर बना दिए गए हैं, गाँव तक रोड पहुंचा दिए गए हैं और 4 धाम परियोजना के तहत जिस प्रकार से हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो भी अपने आप में काबिल तारीफ है। बीजेपी इन कामों को लेकर के जनता के सामने। जी रजनीश, आपकी तरफ लौटेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पारा जो है वो गर्म हो रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग भी तमाम पार्टियों के नेताओं के बीच तेज हो रही है। अभी हम अखिलेश यादव का बयान सुन रहे थे, उनकी बात सुन रहे थे, तमाम आरोप लगा रहे थे बजट को लेकर भी, और विपक्षी दलों ने चिट्ठी भी लिखी है वहां पर भाषा को लेकर, लेकिन खुद भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, अगर चुनाव की बात करें, जाहिर सी बात है कि मौसम काफी सर्द है, लेकिन चुनावी मौसम की बात करें तो काफी गर्म। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की बात करें तो अपने हिसाब से बात रख रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि कैराना और मुजफ्फरनगर में काफी गर्मी है, जो 10 मार्च के बाद ठंडी हम कर देंगे, और साथ में मेरी आदत ये रही है कि मई जून की जो गर्मी होती है उसको मैं शिमला बना देता हूँ। तो इस तरह की जो बातें हैं चर्चा का विषय है। तो हर जो भी व्यक्ति है वो अपनी बातों को लेकर किसी भी तरीके से जनता को खुश करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने काम से खुश करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी बातों से खुश करने की कोशिश कर रहा है। तो जितनी भी पार्टियां हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर सरकार बनती है विपक्ष का भी रोल उतना ही होता है, मजबूत रोल होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, और चाहे जो भी पार्टियां हैं, क्योंकि वो जनता के सामने जा रहे हैं, तो कम से कम जो शब्द हो या फिर उस चीज की मर्यादा रखें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सभी पार्टियों की बात करें रजनी, तो जिन लोगों ने अपनी पार्टियों के लोग अपने प्रत्याशी उतारे, उनपे भी जनता काफी अपना एक खाका, एक समीकरण बना रही है। जैसे समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उस पे लेकर जनता अपना रुख साफ कर रही है कि कैसे कैसे लोग उतारे जा रहे हैं, उनके बारे में समझना चाह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रत्याशी उतारे हैं तो उनके बारे में समीकरण बना रहे हैं, उनके बारे में अपने दिमाग में खाका बैठा रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो 5 साल हमारे साथ रहेंगे और तो क्या करेंगे जनता के लिए। तो इस चीज को लेकर भी जनता काफी सजग है, जनता काफी समझ भी रही है। तो जितने भी पार्टी हैं वो भी अपने हिसाब से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा को रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता के पास जाएंगे। जाहिर बात है कि चुनाव है, आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब मतदान देना होगा जनता जाहिर बात है उन शब्दों का याद रखती है और उस हिसाब से मतदान करती है। बिल्कुल, जनता आखिरी जज है इस चुनावी संग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुल्तानपुर से रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देहरादून से चंद्रशेखर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यूपी के अमरोहा में राजनाथ सिंह की चुनावी रैली हो रही है, आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। यह जलालत अब मैं अपनी गरीब माताओं बहनों को नहीं झेलने दूंगा। और उन्होंने कहा कि अब सारे हिंदुस्तान में एक घर भी शेष नहीं बचेगा जिस घर तक नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए, ऐसा एक भी घर शेष नहीं बचेगा। क्या यह सच नहीं है? हमारी सरकार यह व्यवस्था कर रही है, काफी हद तक किया है, और जहां बाकी है उसको हम करेंगे। एक भी घर ऐसा शेष नहीं बचेगा।
यह सब सारी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की हैं बहनों भाई। लेकिन इन लोगों ने बराबर जनता को गुमराह करके जनता का समर्थन हासिल किया है, चाहे वह सपा हो, चाहे बसपा हो, सरकार हो, चाहे ये कांग्रेस हो, सबने समर्थन हासिल किया। मैं विकास के बारे में कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विकास योगासन कर रहा है, विकास योगासन कर रहा है। जब होगा कानून का शासन तब करेगा विकास योगासन। जब कानून का शासन होगा ही नहीं तो विकास योगासन कैसे करेगा? आप लोग योगासन करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ लोग जरूर करते हो। और बहनों भाइयों, योगासन 84 तरह के होते हैं, 84। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कानून और व्यवस्था के हालात हमारे उत्तर प्रदेश में इतने बेहतर हुए हैं कि 84 में से 83 योगासन विकास यहां पर कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया, सपा बसपा के लिए छोड़ दिया है, कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है। और आप जानते हैं कौन सा योगासन उनके लिए छोड़ दिया है? शीर्षासन उनके लिए छोड़ दिया है। ये लोग जाति पंथ और मजहब के आधार पर समाज को बांट कर यह सरकार बनाना चाहते हैं। जाति पंथ और मजहब के आधार पर सरकार को बांटकर ये लोग सरकार चलाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में जाति पंथ और मजहब के आधार पर देश को बंटने नहीं देगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ की राजनीति करते हैं, इंसानियत की राजनीति करते हैं बहनों भाई। हम समाज को तोड़कर राजनीति करना हमको पसंद नहीं है और कभी भी हम समाज को तोड़कर राजनीति नहीं करेंगे। भाई डंके की चोट पर इस बात को कहना चाहता हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, ये लोग बराबर आपको तरह तरह की बातें करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कल आपने देखा होगा भारत की संसद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने हमारी केंद्र की सरकार पर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां इतनी गलत हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिल गए। तो अमरोहा से रक्षा मंत्री की चुनावी रैली के आप दृश्य देख रहे थे और मिड डे प्राइम में आप नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। कोविड को देखते हुए इस साल गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग की परीक्षा टालने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आगामी 5 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षा से सिर्फ 48 घंटे पहले वह कोई दखल देता है तो इससे अफरा तफरी और परीक्षार्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में आज मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई और इसके बाद मौसम में ठंडक बढ़ गई है। बरसात की वजह से कुछ समय तक सड़कों पर यातायात भी प्रभावित नजर आया। दिल्ली में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली, जिसकी वजह से आज ठंडक लोगों को महसूस हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू और कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। यहां वादी में ऊंचाई वाले इलाकों में रात को हल्की बर्फबारी हुई है। वहीं कश्मीर और जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बरसात हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जबकि कश्मीर में 4 से 8 इंच तक भी बर्फबारी हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी हिमाचल में मौसम खराब बना रहेगा। इसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले सालों की तुलना में बर्फबारी की अवधि लंबी हो सकती है। और क्या है कश्मीर में मौसम के हाल? श्रीनगर से सलमान काजी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान, एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, बर्फबारी हो रही है और मौसम के तेवर कड़े हो गए हैं।
जी डेफिनेटली ये आज रात से यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई है। पहलगाम और गुलमर्ग जो है वहाँ पे 6 इंच और 8 इंच बर्फबारी हुई है। इसके अलावा जो मैदानी इलाके यहाँ पे सुबह थोड़ी श्रीनगर में भी बर्फबारी हुई 1 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद तब से ये बारिश हो रही है। और जो मौसम विभाग है उन्होंने कहा है कि अगले 1 दिन तक और बर्फबारी होने का अंदेशा है। और 4 के बाद उन्होंने कहा है कि जो मौसम है उसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखी जाएंगी और उसके बाद नॉर्मल जो है नॉर्मल मौसम होने की संभावना है। जी, पहाड़ी इलाकों की बात करें, जैसे हम दृश्य में देख भी रहे हैं, लगातार बर्फ हो रही है, रास्तों पर बर्फ जमी हुई, तो किस तरीके से वहां का आम जनजीवन इस समय चल रहा है, क्या दिक्कतें उनको पेश आ रही हैं? देखिए ये जो क्योंकि ये दूसरी बर्फबारी होगी तो यूजुअल देखा गया है कि जो पहली बर्फबारी होती है वो ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव होती है लाइफ के लिए। जो दूसरी बर्फबारी होती है तब तक जो पेड़ होते हैं वो उनमें गिर गया होता है तो इसलिए थोड़े से उस वक्त जो नुकसान होता है बर्फबारी का वो काफ़ी कम होता है और लोग भी प्रिपेयर्ड होते हैं। तो और इस टाइम पे देखा गया तो जो मैदानी इलाकों में अभी उतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, तो लाइफ जो है वो कदरे नॉर्मल है। लेकिन ठंड बढ़ गई है जिसकी वजह से लोग अपने घरों में चले गए और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी हो रही है तो वहां पे थोड़ा ज्यादा मुश्किलें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जो कि लाइफलाइन है कश्मीर की, वो अभी भी ओपन है। हमने अभी भी बात की है वहां पे ट्रैफिक अथॉरिटी से, उन्होंने कहा कि ये ट्रैफिक अभी भी वहां पे नॉर्मली चल रहा है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के लिए आज। सलमान, अगर पर्यटन की लिहाज से बात करें, चुनौती तो है मौसम की, लेकिन कई लोग कश्मीर की बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं, तो क्या ऐसे वक्त में, ऐसे मौसम में पर्यटक वहां आ रहे हैं? हाँ डेफिनेटली दिस हैज बीन ये सीजन रहा है इस साल का विंटर सीजन टूरिज्म के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त रहा है। लोग गुलमर्ग है या पहलगाम हो या और कोई डेस्टिनेशंस हो, फुल ऑक्यूपेंसी रही है और काफ़ी हाई एंड टूरिस्ट आए हैं। तो डेफिनेटली एक जो टूरिज्म के लिहाज से जो बाहर के लोग हैं उनके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं और वो आए भी हैं इस साल बहुत ज़्यादा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान तफसील से इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार टीकाकरण अभियान के तहत तेजी से लोगों को टीके लगा रही है। अब तक 167.87 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो 55 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 17 वर्ष के किशोर किशोरियों का टीकाकरण तेजी से चल रहा है। 3 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान को 1 महीना हो गया है। अब तक तकरीबन 71% किशोर किशोरियों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। वहीं देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,72,433 नए मरीज मिले हैं। इस बीच कोरोना को मात देने वालों की संख्या 2,59,107 रही है। हालांकि इसी अवधि में 1,008 संक्रमितों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,97,70,414 है। इस दौरान रिकवरी रेट में सुधार के साथ ये बढ़कर 95.14% हो गई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 15,33,921 तक पहुंच गई है और दैनिक संक्रमण दर 10.99% है। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के बीच कोलकाता में आज से कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने के बाद छात्र काफी खुश और उत्साहित नजर आए। छात्र फिर से अपनी कक्षाओं में लौट गए हैं। कोरोना के नियमों का पालन कराने के लिए स्कूलों में हर तरह की व्यवस्था की गई है। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है और बच्चों के स्कूल में प्रवेश करने से पहले उनका तापमान भी चेक किया जा रहा है। स्कूलों में भी बच्चों को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था की गई। After 2 years, it's really good that it's really nice that the school is reopening after after 2 years in this pandemic situation. So we are looking forward to start afresh with the students, and we are also really happy and excited. We are taking all the necessary
steps to, bring about a proper, teaching and learning environment. जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मैं क्लास 8 में थी, अब क्लास 10 होकर मैं स्कूल आ रही हूँ। एक्साइटेड फील हो रही हूँ और नर्वस भी हो रही हूँ बिकॉज ऑफ द कोरोना सिचुएशन। आई होप एवरीथिंग गोज वेल। आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स बट आई कैन नॉट हग देम, बट मैं लेकिन बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं स्कूल में पढ़ने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या सेम है। तो सावधानी के साथ ही स्कूलों की रौनक लौट रही है। झारखंड में भी कल 4 फरवरी से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के कुल 24 में से 17 जिलों में कक्षा 1 से और 7 जिलों में कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की जाएंगी। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे 22 महीने बाद स्कूल लौट सकेंगे। वहीं कक्षा 9 से ऊपर के विद्यार्थी 1 महीने बाद ऑफलाइन क्लास करेंगे। विद्यालयों का संचालन पूर्व की भांति सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। स्कूलों में दोपहर भोजन की योजना भी शुरू की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि ऑफलाइन कक्षा के साथ पूर्व की भांति ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित होंगी। वहीं बच्चों के स्कूल आने के लिए अभिभावक का सहमति पत्र अनिवार्य होगा। और मिड डे प्राइम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब पैर तले से दिन गुजरे सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू मार्केट में कारोबार की कमजोर शुरुआत हुई है। बजट के चलते मार्केट में जो तेजी का रुझान था वह आज थम गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 116.47 अंक फिसलकर 59,441.86 पर आ गया। वहीं निफ्टी भी कमजोर रहा जो 33.75 अंक फिसलकर 17,746.25 पर आ गया। वहीं सरकारी तेल कंपनियों IOCL ने पेट्रोल डीजल के दामों में आज भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल आज 95.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86.67 रुपए प्रति लीटर रहा। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्वी यूरोप में अतिरिक्त 3,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। रूस यूक्रेन संकट के मद्देनजर अमेरिका रोमानिया में 1,000 जबकि जर्मनी और पोलैंड के लिए अपने 2,000 सैनिक अमेरिका भेज रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस आक्रामक तरीके से काम कर रहा है, इसलिए पूर्वी यूरोप में अपने नाटो सहयोगियों को आश्वस्त करना हमारी जिम्मेदारी है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने हालांकि स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सैनिकों की तैनाती स्थायी कदम नहीं है बल्कि मौजूदा हालात के मद्देनजर ही ये निर्णय लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार में सेना द्वारा कल लगाए गए आपातकाल की निरंतर स्थिति पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने लोगों की इच्छा और हितों के अनुरूप स्थिति के समाधान के लिए बातचीत पर जोर दिया। म्यांमार में 1 फरवरी के तख्ता पलट की वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से 15 सदस्यीय परिषद ने अपने बयान में फिर से म्यांमार की नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट सहित उन सभी को रिहा करने का आह्वान किया जिन्हें हिरासत में रखा गया है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें।
और खेल की दुनिया में कहां भारत ने हासिल की है बड़ी जीत, बता रहे हैं गौरव। शुक्रिया रजनी। और भारतीय टीम की बात करें तो अंडर 19 के जो खिलाड़ी हैं वो वाकई बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वेस्टइंडीज में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 96 रन से शानदार जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 290 रन बनाए। भारत की ओर से कप्तान यश धुल ने 110 रन बनाए, वहीं उप कप्तान शेख रशीद ने 94 रन की पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 41.5 ओवर में 194 रन पर सिमट गई। टीम की ओर से लॉचलन शॉ ने 51 रन की पारी खेली। भारतीय कप्तान यश धुल को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल मुकाबले में भारत का सामना 5 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। भारतीय टीम कुल 8वीं बार जबकि लगातार 4थी बार फाइनल में पहुंची है। भारत ने सबसे पहले साल 2000 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद टीम ने साल 2008, 2012 और 2018 में इस खिताब को जीता। गौरव, कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, लेकिन हमारे जो छोटे मियाँ यानी हमारी ये जो टीम है अंडर 19 की, वो एक ऐसी टीम है जिसने हारना लगता है सीखा नहीं है और लगातार रिकॉर्ड के साथ जीत हासिल कर रही है और अब 4थी मर्तबा फाइनल में पहुंच गई। बिल्कुल रजनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी टीम का जो पूरा सफ़र रहा है, खास तौर से जिस तरह से कोविड का एक पूरा प्रभाव रहा और 1.5-2 साल तक ये टीम जो है कहीं पे भी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई थी और मुश्किल से इन्होंने पिछले साल सितंबर में इनका अपना स्टेट्स में कैंप लगे, उसके बाद इन्होंने वीनू मांकड़ ट्रॉफी खेली और उसके बाद चैलेंजर ट्रॉफी में खेला और फिर उसके बाद एशिया कप में खेला। तो जिसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को गेन अप किया है और ये जो खिलाड़ी हैं जिस तरह से इनकी फाइटिंग स्पिरिट एक दिख रही है वो काफ़ी कमाल की नज़र आती है। क्योंकि जिस तरह से आपने अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले को देखें तो पिछले 24 साल से आप अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में इनके खिलाफ हारे नहीं थे। इस मुकाबले में सेमीफाइनल मैच की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 2 विकेट जो हैं वो जल्दी आपने खो दिए थे। उसके बाद कप्तान यश धुल और उप कप्तान शेख रशीद ने जिस तरह से पारी को संभाला और भारतीय टीम को एक मजबूत जो कहना चाहिए जो नींव जो कि बहुत ज़रूरी होती है उसको जिस तरह से दिया, तो वो वाकई अपने आप में बेहद शानदार रहा, जिसका प्रभाव जो है वो पूरे एक कैंपेन जो एक चलना चाहिए वो एक पूरा कैंपेन जो है वो बहुत सॉलिडली टीम ने इस कैंपेन को आगे बढ़ाया है। खासतौर से हमने देखा है कि